हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी यादव आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन फॉरेस्ट्री में जो लेक्चर्स डिस्कस किए थे, आज उन्हीं लेक्चर्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उनकी डिमांड है कि सर जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के बनते हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन फॉरेस्ट्री में पूछे जाएंगे या पूछे जा चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर अपना होगा वो इसी पे होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कई जो एग्ज़ाम जो हुई है जिसमें फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट था तो उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज अपन इस लेक्चर में बात करेंगे फॉरेस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, और ये आज मैंने 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ताकि लेक्चर भी ज़्यादा बड़ा ना हो। तो इस प्रकार अपन कुछ लेक्चर्स लेंगे जिसमें अपन इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने 30 क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ए लार्ज एरिया कवर्ड विथ चीफली विथ ट्रीज एंड अंडरग्रोथ इज पॉपुलरली नॉन एज, यानी कि कोई एरिया जो प्लांट्स हैं उनसे कवर्ड है और वो काफ़ी मात्रा में या काफ़ी संख्या में वहाँ पे मौजूद है, तो उस एरिया को अपन क्या बोलेंगे। ऑप्शन है यहाँ पे फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री किसको बोलते हैं अपन? स्टडी ऑफ फॉरेस्ट या फॉरेस्ट अपन डेवलपमेंट करते हैं उसको। इसी प्रकार बात करें, फॉरेस्ट हो सकता है अपना आंसर, ट्रीज जो है वो नहीं हो सकता और सर्व भी नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? फॉरेस्ट। यानी कि कोई पर्टिकुलर एरिया अगर ट्रीज की ग्रोथ से या अंडर ग्रोथ जो है उससे घिरा हुआ है, कवर्ड है, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं अपन? फॉरेस्ट बोलते हैं। फॉरेस्ट की अगर अपन साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो फॉरेस्ट क्या होता है कि जो विलेज बाउंड्री होती है उससे आउटसाइड में अगर कोई प्लांटिंग की गई है और उनकी संख्या जो है, इसके भी एक क्राइटेरिया है जिसमें अपन ने पढ़ा था, मॉडरेट डेंस पढ़ा था, वेरी डेंस और ओपन फॉरेस्ट और स्कब और नॉन फॉरेस्ट एरिया। तो इसका अकॉर्डिंग अपन किसको बोलेंगे? फॉरेस्ट, जिसमें आउटसाइड ऑफ विलेज बाउंड्री। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन कैनोपी डेंसिटी इज मोर देन 70% फॉरेस्ट इज नॉन एज। कहने का मतलब कि जो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन था अकॉर्डिंग टू कैनोपी डेंसिटी, उसके अनुसार अगर कैनोपी डेंसिटी कितनी है? मोर देन 70% है, तो इनमें से कौन सा टाइप होगा? इसमें अपन बात करें मॉडरेट डेंस की, ठीक है। मॉडरेट डेंस में कितना होता है? 40 से 70%। स्कब में कितना होता है? लेस देन 10%। और वेरी डेंस में कितना होता है? अबव 70%। तो आपका आंसर क्या होगा? वेरी डेंस। तो यहाँ से क्वेश्चन है आपके पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू कैनोपी डेंसिटी। आगे अपन चलते हैं, जिसमें अपन देखें थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, देखिए, द एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम। यहाँ पे देखिएगा, एग्री सिल्वीकल्चर का मतलब क्या हुआ कि जिसमें अपन फॉरेस्ट प्लांट और आपकी जो एग्रोनॉमिक क्रॉप्स हैं उनको साथ साथ ग्रो कर रहे हैं। दस एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम वेयर फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन वाइड स्पेस बिटवीन रोज, यानी कि जो आपकी क्रॉप्स, आप ऐसा सिस्टम जिसमें आप जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो वो कहाँ कर रहे हो? जो फूड क्रॉप्स कहाँ ग्रो कर रहे हो? वाइड स्पेस बिटवीन ट्री और सर्व्स प्लांटेड ऑन ए फील्ड। यानी कि अपन ने जब सिस्टम डिस्क्राइब किया था तब देखा था कि एग्री सिल्वीकल्चर है एक, उसमें एक ऐसा सिस्टम अपन यूज लेते हैं जिसमें अपन क्या करते हैं कि जो फॉरेस्ट प्लांट है वो इस प्रकार लगाते हैं, तो इनके बीच में जो वाइड स्पेस जो बचता है उसमें अपन क्या कर सकते हैं? अपनी फूड क्रॉप्स हैं वो लगा सकते हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स हैं वो लगा सकते हैं, अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स होती हैं उनको अपन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इस सिस्टम को कौन सा सिस्टम बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है टोग्या कल्टीवेशन, ये आपको पता है, नहीं बोलते हैं इसको। एले क्रॉपिंग हो सकता है, एग्रो फॉरेस्ट्री नहीं हो सकता। तो इसका राइट जो आंसर है वो क्या है आपका? एले क्रॉपिंग। देखिए यहाँ अपन बात करें तो जो वाइड स्पेस पे अपन जो बीच में जो स्पेस अवेलेबल है उसको बोलते हैं एले, मतलब गली बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? गली हिंदी में। तो और इसमें जो अपन क्रॉपिंग करते हैं फूड क्रॉप्स की उसको क्या बोलते हैं? एले क्रॉपिंग। तो ये आपका आंसर क्या हुआ इसमें? एले क्रॉपिंग।
उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आपके आईबीपीएस एसओ में पूछा जाता है, ये परमानेंट क्वेश्चन है, ऐसे मान सकते हो, ठीक है। तो देखिए, द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज अकॉर्डिंग टू ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। देखिए यहाँ अपन बात करें, इसका जो फुल फॉर्म होगा इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो एवरी 2 ईयर में होता है, यानी ये जो रिपोर्ट जो है जारी की जाती है वो हर 2 साल में जारी की जाती है। तो अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि 2019 में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी हुई उसके अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो कितना है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसमें से आप देख सकते हैं। अब अपन बात करें यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, फॉरेस्ट और ट्री कवर। तो देखिए कभी कभी आपको अलग अलग पूछा जाता है, कभी कभी कंबाइंड में पूछा जाता है। तो यहाँ पे अपन बात करें ओनली फॉरेस्ट की बात करें तो ये हो जाएगा लगभग 21.67% और ट्री कवर की बात करें तो ये हो जाएगा 2.89%। और इस टोटल की बात करें तो इसमें से अपन बात करें तो जो ये वाला ऑप्शन है 24.56% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का क्या है, अपने फॉरेस्ट है। और जो आपका एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है उसके अनुसार टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 33% क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट। लेकिन यहाँ पे अपन बात करें तो इंडिया में 24.56% जो ज्योग्राफिकल एरिया है उस पे क्या है, फॉरेस्ट है। अब अपन बात करें कुछ जो पुराने डेटा है उनसे अपन बात करें तो फॉरेस्ट एरिया है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो ये भी आपको पता रखना है कि लास्ट जो 2 ईयर थे उनसे फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है। साथ ही आपको अलग अलग भी पूछा जा सकता है, ट्री कवर कितना है और फॉरेस्ट जो है वो कितना है। और आईबीपीएस एसओ में तो ये फिक्स क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, लास्ट ईयर आपके प्री पीजी में भी पूछा गया है। तो फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसका कितना % जो है उस पर क्या है, आपके फॉरेस्ट और ट्री कवर प्रेजेंट है। तो ये आपको याद रखना है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, when certain plants or seedling are cut from near ground level to produce a flush of fresh shoot, यानी कि कहने का मतलब ये कि ऐसा मेथड जिसमें अपन क्या करते हैं, जो ट्री है आपका या सब्स जो है उसको ग्राउंड के पास से अपन क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं ताकि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो सके। तो इस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, थिनिंग। इसको अपन थिनिंग नहीं बोलते हैं, लूपिंग को भी अपन नहीं बोलते हैं। लूपिंग में सारी ब्रांचें अपन क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। इसी प्रकार बात करें कॉपाइसिंग, ठीक है, और टेंडिंग, तो इनमें से आंसर कौन सा होगा। तो देखिए कॉपाइसिंग में क्या होता है कि जो ग्राउंड होता है यहाँ से अपन कट कर देते हैं तो काफ़ी मात्रा में क्या निकलेंगे, इसमें ये सूट निकलते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रैक्टिस होती है वो कौन सी होती है, कॉपाइसिंग। टेंडिंग की अपन बात करें तो टेंडिंग एक सेट है प्रैक्टिसेस का जिसमें वीडिंग करते हैं अपन और उसकी थिनिंग भी करते हैं, प्रूनिंग भी करते हैं। तो ये आपको पता रखना है, इससे भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन एंड ट्री रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्री स्पीसीज। कहने का मतलब कि अपन ट्री जो है उसका डिटेल में जो स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं। तो ऑप्शन है आपके डेंड्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और क्रोनोलॉजी, और जो 4th ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज। तो इसमें अपन बात करें तो आपका डेंड्रोलॉजी है वो अपने जो ट्रीज हैं उनके बारे में टोटल जो डिस्क्रिप्शन है उसका जो नॉलेज है वो अवेलेबल करवाता है। इसी प्रकार बात करें क्लाइमेटोलॉजी, तो क्लाइमेटोलॉजी में अपन क्या करते हैं, क्लाइमेट का स्टडी करते हैं। क्रोनोलॉजी है वो आपकी फॉरेस्ट्री से ही रिलेटेड है, जो फॉरेस्ट प्लांट जो होते हैं। जो क्रोनोडेंड्रोलॉजी है जिसमें अपन बात करें कि फॉरेस्ट प्लांट और जो एनवायरनमेंट है उनका रिलेशनशिप किस प्रकार है, ठीक है। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन है जिसमें अपन बात करेंगे, देखिए, द आर्ट, साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ एस्टैब्लिशिंग टेंडिंग
एंड रिप्रोड्यूसिंग फॉरेस्ट स्टैंड ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। कहने का मतलब कि ऐसा कौन सा प्रैक्टिस है या साइंस आर्ट जिसको बोल सकते हैं अपन, जिसमें फॉरेस्ट जो है उसको टेंडिंग यानी कि उसकी जो काट छांट होती है वो और साथ ही उसको रिप्रोडक्शन जो है उसके लिए प्रेरित किया जाता है, तो उसको अपन किस प्रैक्टिस के अंतर्गत किए जाते हैं। तो यहाँ पे बात करें विंड ब्रेक्स किसको बोलते हैं, आपको भली भांति पता है। इसी प्रकार शेल्टर बेल्ट्स, तो ये तो क्या है, दोनों ही प्रैक्टिस ऐसी है जिसमें प्लांट्स ऐसे ग्रो करते हैं या प्लांट जो ग्रो करते हैं उसका ऑब्जेक्ट रहता है कि आपकी जो मेन क्रॉप है उनको आप प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करें। दूसरा है आपका सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर में अपन क्या करते हैं, जो आपके प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट प्लांट हैं, उनको ग्रो करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी टेंडिंग प्रूनिंग वगैरह सभी किसमें करते हैं, सिल्वीकल्चर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सिल्वीकल्चर। और एग्रो फॉरेस्ट्री किसको बोलेंगे, आपका जो फार्म है उस पर आप एग्रीकल्चर क्रॉप्स और फॉरेस्ट्री क्रॉप ग्रो करते हो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एग्रो फॉरेस्ट्री। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है टोंगा फर्स्ट इवॉल्व इन। तो सबसे पहले अपन बात करें तो टोंगा जो है वो कहाँ पे सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ, तो उसका जो अपन देखेंगे यहाँ पे, ये भी नहीं है, इंग्लैंड में भी नहीं हुआ, तो इसमें कौन सा था आपका, ब्रह्मा इन 1850, 1850 में ये ओरिजिनेट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन ITTO, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ है। तो ये वाला चैप्टर अपना छूट गया था जिसमें अपने नेशनल और इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट है उनके बारे में नहीं पढ़ा था, तो ये अपन डिस्कस कर लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा जापान, यानी कि आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन का जापान में। इसके बाद में बात करें वुडलैंड और फॉरेस्ट वर्ड फॉरेस्ट ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, जिसका मतलब क्या है, फॉरेस्ट विच मीन्स आउटसाइड द विलेज बाउंड्री। कहने का मतलब वुडलैंड या फॉरेस्ट जो है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है, जिसने वर्ड दिया हुआ है फॉरेस्ट। तो यहाँ पे अपन बात करें, जो आपने चैप्टर अपन ने जब डिस्कस किया था, तो इसका राइट आंसर क्या है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, आउटसाइड फ्रॉम द विलेज बाउंड्री, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11, प्योर फॉरेस्ट किसको बोलेंगे। देखिए क्लासिफिकेशन अपन ने जब पढ़ा था तो जो डोमिनेंस था उसके अकॉर्डिंग पढ़ा था, तो उसमें अपन ने बात की थी प्योर फॉरेस्ट की। तो फॉर प्योर फॉरेस्ट व्हेन वन स्पीसीज इज डोमिनेट हाउ मच परसेंट, यानी कि कितने परसेंट अगर एक स्पीसीज वहां पे डोमिनेंट है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, प्योर फॉरेस्ट बोलेंगे। और कई प्रकार की अगर फॉरेस्ट्री या प्लांट्स अवेलेबल है तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, मिक्स्ड फॉरेस्ट्री। तो यहाँ अपन बात करें तो मोर देन 80% जो फॉरेस्ट एक ही स्पीसीज के डोमिनेंट है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, प्योर फॉरेस्ट। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में बात करें नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, तो ये कहाँ पे है आपका, झांसी में, ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ये भी आपको याद रखना है। नेशनल और इंटरनेशनल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपको याद रखने हैं। इसी प्रकार अपन बात करें फॉरेस्ट पॉलिसी, देखिए जब आपको एक्ट वगैरह पढ़ाए थे मैंने, फॉरेस्ट पॉलिसी जब बताई थी तो ये कब स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पे अपन बात करें तो 1952 में, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड ऑन इकोलॉजी एंड इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय। तो ये किसने दिया, ये आपके ACF जो पहले एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है क्वेश्चन। तो इकोलॉजिकल जो पहले क्लासिफिकेशन था जिसमें आपके 16 सब ग्रुप थे और 5 क्या थे, मेजर ग्रुप थे, तो वो क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो किसने दिया था, चैंपियन एंड सेथ ने, ठीक है, 1968 में। तो ये आपको याद रखना है। और सर्वमान्य जो सिद्धांत है या कह सकते हैं क्लासिफिकेशन है वो यही है, चैंपियन और सेथ का, ठीक है। आगे अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन अगर ज़्यादा लिखा हुआ होता है तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको पढ़ना ही नहीं चाहते हैं।
तो याद रखना है कि फॉरेस्ट्री के जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम्स में वो उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी ज़्यादा है। देखिए, प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री आउटसाइड फार्म लैंड्स, तो एक एक चीज़ को क्लियर करना है कि फॉरेस्ट्री अपन कहाँ ग्रो कर रहे हैं, आउटसाइड फ्रॉम फार्म लैंड। कहने का मतलब वो फार्म फॉरेस्ट्री नहीं है। ऑन फार्म पे क्या होगा, वो फार्म फॉरेस्ट्री। आउटसाइड द रिजर्व फॉरेस्ट, तो रिजर्व फॉरेस्ट भी वो नहीं है। इंक्लूड राइजिंग ऑफ ट्री ऑन ए कैनाल बैंक्स, रेलवे लाइन, रोड साइड, अंडर हाई टेंशन लाइन, फॉर फ्रेश होर एरिया ऑफ ट्रैंक रिसीवर्स और मार्जिनल लैंड नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। कहने का मतलब कि ऐसा फॉरेस्ट जिसको अपन जो ग्रो कर रहे हैं उसको ना तो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज ले रहे हैं और ना अपनी फार्म की जो लैंड है उस पर उसको ग्रो कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा टाइप होगा वो फॉरेस्ट्री का, तो फार्म फॉरेस्ट्री नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार उसका यूज नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, सोशल फॉरेस्ट्री भी नहीं होगा, एग्रो फॉरेस्ट्री भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो क्या होगा, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। जब अपन ने बात की थी एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री किसको बोलते हैं, कि जिसको आपका रिजर्व फॉरेस्ट एरिया होता है उससे कहीं दूर पे अपन और फार्म से दूर लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। ठीक है, द सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ट्रीज, क्रॉप्स एंड एनिमल और पास्चर। कहने का मतलब इसमें कंपोनेंट जो है सिल्वीकल्चर के वो कौन कौन से हैं, ट्रीज हैं, क्या हो जाएगा सिल्वीकल्चर, क्रॉप्स क्या हो जाएगा आपका एग्री, और एनिमल्स और पास्चर क्या हो जाएगा पास्चर। तो इसमें से कौन सा इसका सही होगा, देखिए सिल्वो पास्चर, इसमें क्या आ रहा है, केवल ट्रीज और पास्चर आ रहा है। एग्रो सिल्वी पास्चरल, ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा एग्री हॉर्टी सिल्वी पास्चर, इसमें हॉर्टी और जोड़ रहा है तो जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, और हॉर्टी सिल्वी कल्चर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका एग्री सिल्वी पास्चर, जिसमें क्या क्या है आपकी एग्रोनॉमिक क्रॉप्स हैं, ट्रीज हैं और क्या है एनिमल या पास्चर प्रेजेंट है। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार के कई कॉम्बिनेशन बना के आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना है यहाँ पे सिल्वीकल्चर किसको बोलते हैं, पास्चर किसको बोलते हैं, एग्रो जो होता है उसका मतलब क्या होता है, हॉर्टी इसका मतलब क्या होता है। तो इसके आधार पे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ होम स्टेट वेरीज फ्रॉम। कहने का मतलब जो होम गार्डन होता है उसमें एरिया लगभग कितना होता है, तो यहाँ जब मैंने डिस्कस किया था तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा 0.2 to 0.5 हेक्टेयर, जिसमें अपन जो होम है उसके पास क्या कर रहे थे, अपन फॉरेस्ट्री लगा रहे थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन फ्रूट ग्रो इन होम गार्डन। तो होम गार्डन में जो कॉमन फ्रूट अपन ग्रो कर रहे थे तो उसका जो आंसर क्या है आपका पाइनएप्पल। जब मैंने पढ़ाया था कि पाइनएप्पल क्या है मोस्ट जो प्रीफर किए जाने वाला फ्रूट है फॉर होम स्टेट गार्डन के लिए। उसके बाद में नर्सरी में से क्वेश्चन आया है, देखिए एरिया रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर सीडलिंग ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप। तो 1 हेक्टेयर के लिए अगर आपको फॉरेस्ट की सीडलिंग चाहिए तो आप कितने एरिया में क्या लगाते हैं, नर्सरी लगाते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं 100 मीटर, 400 मीटर, 200 मीटर और 500 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका 400 मीटर। तो जो आपके नर्सरी वाले लेक्चर में से मैंने आपको डिस्कस किया था। द टर्म वाज कॉइन्ड बाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टर्म जो दिया था वो टर्म यहाँ से मिस हो गया है, इसमें टर्म के आगे लिखना है सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री टर्म वाज गिवन बाई, तो किसने दिया था आपके जेसी वेस्ट्रोबी ने, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में है बेंच टेरेसिंग इज अडॉप्ट इन सॉइल विद स्लॉप। देखिए यहाँ पे अपन ने बात की थी जो अलग अलग प्रकार के जो मेजरमेंट प्रैक्टिसेज है जिसमें बेंच ट्रेंचिंग है और आपकी जो और अदर मेथड है कंटूर फार्मिंग है या फिर ब्रॉड बेड फ्रो है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं बेंच टेरेसिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्लॉप 16 से 33% होगा तब अपन अडॉप्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बेंच टेरेसिंग जो है वो कब यूज़ ली जाती है, कितना स्लॉप होता है। तो आपको याद रखना है कि 16 से अबव और 33% तक जो स्लॉप होता है उसमें क्या की जाती है बेंच टेरेसिंग। उसके बाद में है ल्यूकेनिया ल्यूकेसीफेला
इज द बॉटनिकल नेम ऑफ विच फॉलोइंग फॉरेस्ट ट्री। कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन का जो मतलब है यह है कि आपको जो मोस्ट यूजफुल जो ट्रीज लिखवाए थे तो उनके बॉटनिकल नेम जो है आपको याद रखने हैं। देखिए यहाँ पे जो ये इसका बॉटनिकल नेम लिखा हुआ है ल्यूकेनिया ल्यूकेसिफेला, ये अगर आपको याद होगा कि ये किस प्लांट का है तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। हो सकता है यहाँ पे ये नाम दिया हुआ है और उसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक पूछे, तो सबसे पहला है कि इसका बॉटनिकल नेम है, इन सभी का आपको याद होना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे अपन बात करें तो आपका जो नीम है उसका क्या होता है, अजेक डायरेक्टा इंडिका होता है। इसके बाद में टीक जो है सागवान है, टिक्टोना ग्रैंडिस होता है। इसी प्रकार सुबबुल है, इसका क्या होता है, ल्यूकेनिया ल्यूकेसिफेला। और बबूल की अगर बात करें तो उसको क्या होता है आपका अकेसिया नाइलोटिका होता है। तो यहाँ आपको मोस्ट जो यूजफुल ट्रीज थे फॉरेस्ट उनके आपको बॉटनिकल नेम्स है वो है याद करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री विच डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन, जिसमें अपन बात करें डायमीटर, हाइट एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रांच की कि कौन सी ब्रांच है फॉरेस्ट्री की जिसमें जो अपने को ये बताती है कि उसका डिटर्मिनेशन फॉरेस्ट का डायमीटर, हाइट और वॉल्यूम फ्रॉम एज एंड इंक्रीमेंट ऑफ सिंगल ट्री स्टैंड और वोल्ड वुड आइदर स्टैंडिंग आफ्टर फेलिंग। कहने का मतलब कि ऐसी कौन सी फॉरेस्ट्री की ब्रांच है जो आपको ट्री जो है उसका डायमीटर वगैरह, उसकी एज वगैरह, उसमें कितनी ग्रोथ हुई है, जो स्टैंडिंग ट्रीज में या फिर उसको काटने के बाद में अपन मेजर करते हैं, तो ये सारा अपन किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं फॉरेस्ट मेंसुरेशन, फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी, फॉरेस्ट मैनेजमेंट और फॉरेस्ट इकोलॉजी। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका फॉरेस्ट मेंसुरेशन, जिसमें अपन डिटर्मिनेशन वगैरह स्टडी करते हैं। और यहाँ पे अपन बात करें फॉरेस्ट जो मेंसुरेशन है उसको आपको ढंग से याद करना है, उसमें जो आपको इंस्ट्रूमेंट पढ़ाए गए हैं उनके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है। आगे अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 एज पर FAO रिकमेंडेशन डायमीटर एट ब्रेस हाइट, इसको क्या बोलते हैं DBH इज मेजर्ड एट फ्रॉम बेस ऑफ द ट्री। कहने का मतलब ये जो DBH होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना है आपको। ये जो DBH होता है तो वो कहाँ से जो है वो लिया जाता है, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं DBH डायमीटर ऑफ ब्रेस्ट हाइट। तो प्लांट की जो ब्रेस्ट हाइट होती है वो कितने ऊंचाई पे होती है प्लांट में, तो यही पूछ रहा है आपका अकॉर्डिंग टू FAO। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपन थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो जब आपको मैंने फॉरेस्ट मेंसुरेशन पढ़ाया था तो उसमें ये दो चीज़ें बताई थी, ये वाली कुछ कंट्री है उसमें ये वाला जो है इस वाली हाइट पे लिया जाता है और कुछ कंट्री में इस पे लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं FAO जो है उसके रिकमेंडेशन के आधार पे। तो FAO जो है वो रिकमेंड करता है कि प्लांट का जो हाइट है 1.30 मीटर जो होता है उस हाइट को क्या बोला गया है आपके DBH, ठीक है, डायमीटर ऑफ ब्रेस्ट हाइट। तो ये आपको याद रखना है। और जो अदर कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका है, वहाँ पे ब्राज़ील है, तो यहाँ पे ये 1.37 मीटर हाइट पे लिया जाता है। इंडिया में भी लगभग यही लिया जाता है, लेकिन FAO जो है उसके अकॉर्डिंग जो हाइट होती है वो कितनी होती है 1.30 मीटर। लास्ट ईयर आपके जो प्री PG है उसमें एग्जाम में पूछा गया है। तो DBH क्या है कि प्लांट जो है उसकी जो मोटाई होती है वो एक पॉइंट पे, जिसको क्या बोलते हैं ब्रेस्ट हाइट, तो वो ली जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा 1.30 मीटर। उसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 साइंस ऑफ डिटरमाइन पास्ट क्लाइमेट। देखिए यहाँ पे एक एक वर्ड को आपको कैच करना है। पास्ट क्लाइमेट यानी कि पहले की क्लाइमेट जो है उसका पता लगाना। फ्रॉम द ट्री रिंग्स, अब देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ट्री रिंग्स। तो जब मैंने बताया था आपको कि ट्री जो होता है उसमें इस प्रकार की जो अंदर जो है कई प्रकार की वो रिंग्स जो है वो मौजूद होती है।
तो ये जो रिंग्स बनती है ये उसकी एज है उसको क्या करती है, डिटरमाइन करती है। और इसकी जो स्टडी करते हैं अपन किस में करते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में करते हैं। तो ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी की ही एक ब्रांच है जिसके माध्यम से अपन उस रिंग्स से, जो रिंग्स हैं उनकी मौजूदगी के आधार पे अपन पता लगा सकते हैं कि ये जो ट्रीज था इसकी एज इतनी है, और जब ये ग्रो था या ग्रो किया गया था तो उस समय की क्लाइमेट कंडीशन क्या रही होगी, तो इसका पता लगाते हैं अपन, उसको क्या बोलते हैं। तो यही पूछ रहा है कि साइंस ऑफ डिटरमाइन फास्ट क्लाइमेट फ्रॉम ट्री रंग्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी भी रॉन्ग, डेंड्रोलॉजी में अपन क्या करते हैं, प्लांट की स्टडी कर रहे हैं, तो ये भी। उसके बाद में डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो याद रखना है आपको, डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी में क्या करते हैं, ट्री रिंग्स के आधार पे क्लाइमेट का डिटर्मिनेशन अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, तो इसमें जो रिंग्स बनती है, रिंग वगैरह जो बन रही है यहाँ पे कौन से वर्ष में कौन सी रिंग बन रही है इसका, और जो आपका एनवायरनमेंट है उसके रिलेशन का अपन स्टडी करते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, तो ये भी आपको लास्ट ईयर प्री पीजी में पूछा गया हुआ ही क्वेश्चन सोल्व करवाया है। उसके बाद में बात करें अपन टेंडिंग ऑपरेशन ऑफ फॉरेस्ट स्टैंड इंक्लूड। कहने का मतलब कि टेंडिंग जो है उसमें कौन कौन से ऑपरेशन है उसको इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं थिनिंग, प्रूनिंग, वीडिंग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें कि टेंडिंग जो है उसमें कौन से ऑपरेशन इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसमें अपन बात करेंगे बर्निंग जो है, जो मैंने आपको ऑलमोस्ट पढ़ा दिया है, टेंडिंग जब पढ़ाया था, बर्निंग है, सॉइल वर्किंग है, और ड्रेनेज, और क्या है आपका इरिगेशन। तो ये वाले जो ऑपरेशन है वो टेंडिंग में इंक्लूड नहीं है। उसमें क्या क्या है, थिनिंग है, प्रूनिंग है, वीडिंग है, फेलिंग है, तो ये सारे ऑपरेशन किसमें है, आपके टेंडिंग में इंक्लूड किए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, 3 क्वेश्चन और रिमेनिंग है आपके। देखिए, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज एस्टैब्लिश एट, यहाँ पे अपन बात करेंगे इसका राइट आंसर क्या है, नीलगिरी तमिलनाडु में, जहाँ पे फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एस्टैब्लिश किया गया है। तो ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद में मुकुंदरा हिल्स यानी कि दरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड। तो दरा जो है वो कहाँ पे है, जहाँ पे नेशनल पार्क स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कोटा और जो झालावाड़ रीजन है वहाँ पे क्या है आपका, दरा नामक जो जगह है वहाँ पे नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज ए प्रोसेस। देखिए प्रोसेस के बारे में पूछा गया है, और सबसे पहले आपको बता दूं मैं आपको कि जो टर्मिनोलॉजी है फॉरेस्ट्री की वो आपको सबसे पहले याद करनी है। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं वो टर्मिनोलॉजी में ही हो रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट आपका नया सब्जेक्ट है, इसलिए आपको प्रैक्टिस के बारे में पता नहीं रहता है कि प्रोनिंग में क्या कर रहे हैं, टेंडिंग में क्या कर रहे हैं, और उसी में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। लगभग 100 जो टर्मिनोलॉजी है वो आपके जो नोट्स हैं उसमें अवेलेबल है, जो कल पब्लिश हुए हैं आपके अराइज जो स्टडीज़ ऐप है उस पर जो पब्लिश किए गए हैं, जिसमें अपन बात करेंगे 12 सेट्स क्या है आपके टेस्ट हैं, और जो आपका रियल पैटर्न है प्री पीजी का न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये 12 प्रैक्टिस सीट है आपके लिए, या मॉडल पेपर बोल सकते हो आप। इसके साथ ही यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं फॉरेस्ट्री के जो नोट्स हैं, तो उसके लगभग 150 पेजेज हैं जिसमें कंप्लीट फॉरेस्ट्री का डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट एंड स्वीट, जिसमें अपन बात करेंगे। तो 100 टाइप की इसमें टर्मिनोलॉजी है, इसमें किसी भी पॉइंट को है वो छोड़ा नहीं गया है। तो फॉरेस्ट के बारे में आपको कंप्लीट टर्मिनोलॉजी है वो आपको याद रखनी है, जिसमें टेंडिंग है, आपकी लूपिंग है, कोपाइसिंग है, ठीक है, स्टेटिंग है, क्राउन क्लीनिंग है, तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है ये मौजूद है। साथ ही जो फॉरेस्ट के लेक्चर वीडियो है जो प्रिपेयर हो चुके हैं वो, प्लस और जो आगे के वीडियो प्रिपेयर होने वाले हैं वो सारे आपको जो आपका अराइज स्टडीज़ है उस पे अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट चाहते हैं उसको परचेज करना वहाँ से परचेज कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी।
तो यहाँ पे देखिए बात करें, दिस इज ए प्रोसेस इन विच ट्री ब्रांच ऑफ ए प्लांट इज कट ऑफ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए फ्लश और न्यू शूट्स। कहने का मतलब कि प्लांट जो है उसको काट दिया गया है ऊपर से, ठीक है। देखिए ग्राउंड लेवल नहीं है, ग्राउंड लेवल होता तो क्या हो जाता है, इसमें कॉपाइसिंग हो जाता, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रांच ऑफ ए प्लांट कट ऑफ ऑर्डर टू प्रोड्यूस न्यू फ्लैश ऑफ न्यू ग्रोथ। कहने का मतलब कि उसकी जो ब्रांचें हैं उनको क्या कर दिया गया है, कट कर दिया गया है ताकि उनसे ज़्यादा ग्रोथ आए। इसको क्या बोल रहे हैं अपन, कॉपाइसिंग इसको नहीं बोल सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, पोलार्डिंग। अब देखिए यहाँ पे पोलार्डिंग आपको क्वेश्चन घुमाने के लिए आपको यहाँ पे 2 मीटर हाइट है वो नहीं दी है, क्योंकि पोलार्डिंग क्या है, एक लॉ प्रूनिंग का टाइप है जिसमें 2 मीटर हाइट से प्लांट के जो टर्मिनल पोर्शन है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए हाइट जो है वो नहीं दी गई है। तो ये आपके जो एसईएफ है उसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि प्लांट के न्यू ब्रांचें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, इसलिए अपन क्या करते हैं, उन ब्रांचों को काट देते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, पोलार्डिंग। यहाँ पे बात करें स्टेकिंग किसको बोलते हैं, आपको पता है, इसको सपोर्ट और प्रोपिंग का मतलब भी क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। लास्ट एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 30। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे, एस्टेब्लिशिंग ए फॉरेस्ट बाय आर्टिफिशियल मीन्स। इसके अगर शब्दों को भी आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आर्टिफिशियली मीन्स ऑन ए एरिया ऑन विच नॉट फॉरेस्ट। कहने का मतलब कि ऐसे एरियाज में, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि ऐसे एरिया में अपन क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, और जो एरिया है वो किस प्रकार का है, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई फॉरेस्ट नहीं है। वेजिटेशन हैज़ एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम इन ए पास्ट। और ये जो एरिया है इस पे किसी प्रकार का कोई फॉरेस्ट नहीं है, और ना इस एरिया में किसी प्रकार का वेजिटेशन लंबे समय से मौजूद है। इस प्रकार के सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन जो दिए गए हैं वो ये है, उसको क्या बोल रहे हैं, देखिए एफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मेंसुरेशन, फॉरेस्ट डेवलपमेंट। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एफोरेस्टेशन, यानी किसी ऐसे एरियाज पे या नॉन फॉरेस्ट एरिया अपन बोल सकते हैं उस पे फॉरेस्ट ग्रो करना, उसको क्या बोलते हैं अपन, एफोरेस्टेशन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन आप मैंने यहाँ पे बताए हैं, और ये टॉप 30 का मतलब ये नहीं कि यही टॉप 30 है, इसके अलावा कोई 30 नहीं है। कहने का मतलब कि ये 30 क्वेश्चन मैंने आपको पैटर्न यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि इस पैटर्न के क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, ये उम्मीद लेके। साथ ही अपन और जो अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी अपन बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे, और निश्चिंत रहिएगा आपके एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट फॉरेस्ट्री का जो सिलेबस है उसका रिवीजन भी आपको करवा दिया जाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि आपके जो 10 क्वेश्चन आएंगे उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन है वो कवर हो सके। और जो पढ़ाने का जो पैटर्न है थोड़ा सा शॉर्ट है, डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन जो है आपको डिटेल में अगर पढ़ना है तो वो आपके जो नोट्स आपके ऐप पे जो अवेलेबल है वहाँ पे मौजूद है। उसमें से अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़, नोट्सों के लिए जो है आप स्टूडेंट्स जो है वो बोलते हैं सर मैसेज व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आप PDF सेंड कर दीजिएगा, तो वो सभी के लिए सेम समान है कि वो आपको ऐप पे ही अवेलेबल होंगे। और अगर आप ऐप पे नहीं लेना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन जो है हमारे ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे रिगार्डिंग अगर आपके कोई दिमाग में क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या जो डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।